हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कम से कम टाइम में रिवीजन कराने का मेरा जो है एम है पूरा आपके लिए कि कम से कम टाइम में नीट के लिए आपको ये प्रिपेयर किया जाए चैप्टर कि आप नीट में जल्दी से जल्दी इसका रिवीजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें नीट के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में हम समझा देते हैं आपको क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस है कि मतलब एक पॉइंट है, यहाँ से बी है और एक ए है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसी को हम बोलते हैं वी। और यहाँ पे लिखा भी है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू। तो ये कैसे पता करते हैं, वर्क डन जब हम इस चार्ज को ए से उठा के बी की तरफ ले जाएंगे तो जो वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि रिपल्सन फोर्स है, दोनों प्लस प्लस हैं तो रिपल्सन होगा, तो हमें काम करना पड़ेगा। तो वर्क डन किसको मूव कराने में, इस टेस्ट चार्ज को, तो जो आता है पोटेंशियल उसको लिखते हैं डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। ठीक है ना, तो इसकी यूनिट के बारे में देख लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। और इसका दूसरा यूनिट देखा जाए तो वर्क है ऊपर, तो वर्क का यूनिट होता है जूल, नीचे होता है चार्ज, तो उसका आता है कूलम। ठीक है, अगला आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो पॉइंट चार्ज के बारे में कैसे समझेंगे, तो एक हमने चार्ज ले लिया है क्यू, इसको डिस्प्ले प्लेस कर दिया गया किसी एक डिस्टेंस पे, मान लो आर डिस्टेंस पे, और हम इसको अगर लेकर आएंगे, इसको मूव करा रहे हैं क्यू नॉट चार्ज को, तो दोनों के बीच में रिपल्सन है तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। तो मान लो ए से बी की तरफ मूव कराया छोटा सा डिस्टेंस डी एक्स, तो इसमें हमने काम किया, तो काम का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमें एक फार्मूला याद यहाँ से आ जाता है निकाल के डेराइव करके, v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। आपको बस सीधा सीधा डिस्टेंस पता किया और उनके बीच का डिस्टेंस पता करने के बाद फटाफट वैल्यू में डाल दी और आंसर आ गया। ठीक है, फिर हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो पहला है एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का कैसे निकालेंगे, मान लो इसके सेंटर से डाइपोल के डिस्टेंस कितना है आर, इस पी पॉइंट पे मुझे निकालना है। एक्सियल पॉइंट होता है कि भाई इसके एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट रखा हो उसको एक्सियल बोलते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस आर है तो हम इसका डायरेक्टली फार्मूला याद रखेंगे, वी इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल होता है और इसमें कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं है क्योंकि ये एक स्केलर क्वान्टिटी है, तो इसको बात को ध्यान रखना है। इक्वेटोरियल पे क्या होता है, देखो सेम डिस्टेंस है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, कहीं भी ले लो नीचे ऊपर, तो ये ऊपर पॉइंट ले लिया और सेम डिस्टेंस है, यहाँ से भी आर का स्क्वायर ए का स्क्वायर और इधर से भी आर का स्क्वायर ए का स्क्वायर, एक प्लस का है एक माइनस का है, जिसकी वजह से नेट पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है इक्विपोटोरियल पे ड्यू टू डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। अब जनरल पॉइंट पे याद रखना है कि कहीं भी कोई भी अगर एंगल दिया है उन्होंने डाइपोल के साथ, याद रखना है डाइपोल जो रखा है उसके साथ कितना एंगल बन रहा है, ये वाला मैटर करता है, ये वाला एंगल। तो थीटा एंगल है, इस पी पॉइंट पे मुझे निकालना है पोटेंशियल, तो कितना आ जाएगा, वी के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ द चार्ज, बड़े सारे चार्ज अगर होंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे क्या होगा, जैसे मैंने पी पॉइंट पे क्या होगा ये पूछा है। तो Q1 की वजह से यहाँ से डिस्टेंस क्या है, R1 है, और यहाँ से R2 है, R3 ऐसे लिख दिया। तो सबका हम पोटेंशियल नॉर्मली लिखते जाएंगे और उनका सम कर देंगे तो आ जाता है आंसर। वो भी कौन सा सम, स्केलर, जैसे हम ऐड करते हैं, जैसे 2 + 3 डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अगर वेक्टर होता तो आई और जे भी लिखा है तो हम उसके डायरेक्शन को भी देखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीधा आप डायरेक्टली ऐड करते जाओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सेल या सफेरिकल सेल बोल सकते हो, थिन सफेरिकल सेल की वजह से क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया है एक सफेरिकल सेल और इसमें 3 पॉइंट्स एज्यूम कर लिए, एक ए पॉइंट है, एक सरफेस पे बी पॉइंट है और एक बाहर सबसे दूर सी पॉइंट है। तो इन तीनों जगहों पे हमें निकालना है पोटेंशियल। तो जैसे मान लो पहले वाले का डिस्टेंस कितना है आर, दूसरे वाले का कितना है कैपिटल आर, तीसरे वाले का फिर बाहर जो बिल्कुल पॉइंट सी है एक्स। तो हम कैसे लिखेंगे, वी एट ए। अब देखो अंदर अगर देखा जाए तो चार्ज है नहीं, अंदर तो चार्ज है नहीं, तो यहाँ पे चार्ज जीरो है, तो पोटेंशियल अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाती, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल जीरो नहीं होता। वो पोटेंशियल बिल्कुल सरफेस पे जितना होगा उतना ही आता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कुछ बच्चे जल्दी में इसको जीरो कर देते हैं, जीरो नहीं होगा। और एट पॉइंट बी पे बात करें तो बी पे क्या होगा, वी इज इक्वल टू, अब बी पे सरफेस ही है बिल्कुल, वहाँ पे तो चार्ज है, तो वहाँ पे हम सीधा के क्यू बाई आर लिख देंगे। और एट सी पॉइंट पे अगर डिस्टेंस देखा जाए बाहर एक्स है तो उस डिस्टेंस में हम क्या डाल देंगे, के क्यू बाई एक्स। इसका एक ग्राफ बना लेना चाहिए, मैंने यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाया है तो मैं बना देता हूँ।
v और x के बीच में ग्राफ जो आएगा, पहले देखो डायरेक्टली क्या है, वहाँ पे कांस्टेंट है, सरफेस के अंदर तो कांस्टेंट है ये वाला, जैसे ए पॉइंट पे, फिर उसके बाद क्या है, ये इन्वर्सली डिक्रीज होता चले जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ आएगा इसका, जो आपको ध्यान रखना है। अब आता है कंसेप्ट, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे ध्यान दिया गया है कि भाई मान लो एक आपके सामने स्फेरिकल सेल है, जैसे ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो चार्ज पहले वाले सेल के ऊपर है Q1 और बाहर वाले के ऊपर है Q2। तो कैसे लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई अंदर से यहाँ तक का पॉइंट है R1 के Q1 डिवाइडेड बाय R1 के Q2 डिवाइडेड बाय R2। अब इसमें लिखने वाले का क्या पॉइंट है, देखो अब पॉइंट सरफेस पे था तो यहाँ से R1 डिस्टेंस है तो मैंने R1 यूज किया, और बाहर वाला जो डिस्टेंस दूर है उसका दूर वाले का यूज़ करना। बी पॉइंट पे कैसे लिखते हैं, बाहर वाला जो पॉइंट है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जाना है मुझे, अब R1 से लेना देना नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे R2 यूज़ किया गया, लेकिन चार्ज पहले वाले का ही यूज़ किया गया है। जैसे आप ऊपर वाले में एक पढ़ रहे थे कि भाई अंदर वाले में क्या होता है, अंदर भले ही चार्ज नहीं है लेकिन हम बाहर सरफेस का यूज़ करते हैं डिस्टेंस, तो उसकी वजह से K3/R। इसी तरह सेम टू सेम यहाँ पे भी लिखा गया है, R2 आ जाता है और बाहर वाला चार्ज Q2 डिवाइडेड बाय R2 आ जाएगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, जैसे ये एक पॉइंट्स है, यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है और इस चार्ज को हम आगे अंदर की तरफ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली साइड इंक्रीज होगी, ये याद रखना है। यहाँ पे फॉर्मूला दिया है -dV/dr, ये कहना चाहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस तरफ इंक्रीज होती है, माइनस साइन यही बताता है उस तरफ इंक्रीज होगी जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा हो, या फिर उल्टा भी बोल सकते हो, अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा उस फील्ड में। यहाँ पे वही बात लिखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ, किसी भी चीज़ को अगर डिस्टेंस से लेंथ से डिवाइड करते हो तो वो ग्रेडियंट बन जाता है, जैसे पोटेंशियल को डिवाइड किया x से तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। अगला है यहाँ पे नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ E, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होता है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जहाँ से आप कोई भी चार्ज को मूव करते हो तो वर्क डन नहीं होता। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पर कहीं भी सरफेस पे मैं चला जाऊँगा, पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, सेंटर से ए और बी का पोटेंशियल बराबर होगा। अब मैं यहाँ से यहाँ चार्ज को मूव कराता हूँ तो वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल इंटू क्यू। अगर पोटेंशियल में चेंज ही नहीं हुआ तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, तो वर्क डन हो जाता है जीरो। तो यहाँ पे एक बात लिखी है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, के ऊपर मूव कराने से कोई वर्क डन नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बिल्कुल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डायग्राम में। यहाँ पे देखो जहाँ से भी निकल रहा है हर जगह से क्या होगा, उस सरफेस पे ये हमेशा परपेंडिकुलर बनाते हुए निकलता है बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, कोई भी इरेगुलर सरफेस हो तब भी अगर उसके अंदर चार्ज है तो यहाँ से इस तरफ परपेंडिकुलर पर के निकलेगा, अगर आप ऐसे देख रहे हो तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकलेगा, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये क्या कह रहा है, अगर मान लो यहाँ पे एक डायग्राम बना लो, ये वाली, इस पॉइंट पे देखा जाए और इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फील्ड बहुत पास पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास हैं और यहाँ दूर दूर हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ का ज़्यादा होगा, ए का एज कम्पेयर टू बी। लास्ट पॉइंट है हमारा, नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ, कोई भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ये लाइन याद रखनी है। जैसे एक सफेरिकल कैसे बनाया है, अगर पॉइंट चार्ज है तो उसकी सफेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनती है। अगर इनफाइनाइट से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं तो उसका जो बनता है वो रेक्टेंगुलर शीट जैसा इस तरह से बनाया जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और इन सब में 90 डिग्री से ये निकल रहे होते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि भाई दो चार्ज हैं, यहाँ पे एक सिस्टम बनाना है मुझे। एक चार्ज पहले से था, एक को मैंने इन्फिनिटी से उठा के लाया है, जैसे ये वाला Q2 उठा के लाया, किसी डिस्टेंस पे रख दिया, इससे R डिस्टेंस पे। तो सब चार्ज को मैं उठा के लाऊंगा और इसके आसपास रखता जाऊंगा, तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो जो काम करूंगा वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन नहीं, सीधा आपने फॉर्मूला याद रखना है, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं है। अब इसमें एक सिंपल सी बात है कि भाई हमें पोटेंशियल एनर्जी तो पता चल गया, लेकिन कितने चार्ज का निकालना है, तो उसके लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है, पेयर्ड में कितने बनेंगे, N
n-1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, इधर 3 चार्ज रख दिए इन्होंने, बोला कि बताओ नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो भाई ये Q1 Q2 Q3 3 चार्ज हैं, तो मैंने इसके पेयर देखने हैं कितने सेट बनेंगे, 1 2 3। एक तो ये तरीका हो गया, इस तरह से करते जाओ। या फिर आप फार्मूला डाल दो, कितने चार्ज हैं टोटल 3, 1 माइनस किया और उसमें से कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर कितने टोटल चार्ज हैं 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ गया 3, यानी 3 पेयर बनेंगे। अब जैसे किनारे किनारे रख दिया होता है स्क्वायर के, 4 चार्ज हो गए, सेट कितने बनेंगे 1 2 3 4 और एक डायगोनल में बनेगा और एक इस डायगोनल में बनेगा, तो टोटल हो गए 6। अब कैसे फार्मूले से आएगा, तो हमने 4 और यहाँ पे 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाता है 12 डिवाइडेड बाय 2 और ये आंसर आ गया 6। तो 6 पेयर बनेंगे, इस तरह से निकालना होता है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, कितना पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने रख दिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस चार्ज की तरफ लगेगा फोर्स इधर और इसमें इधर लगेगा, तो टॉर्क आता है इसकी वजह से हमारे पास PE साइन थीटा, एंगल दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा। पोटेंशियल एनर्जी आती है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट वगैरह करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, खासकर इंटीग्रेट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आती है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब इसमें ध्यान से याद रखना कि cos थीटा 1 और 2 किसको बोलते हैं। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अभी हमने ऊपर डायग्राम बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो डाइपोल हमारा कुछ इस तरह से रखा हुआ था, डाइपोल रख दिया भाई, बहुत सही। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बन रहा है वो हमारा 2 वाला एंगल है, और जो इस 90 डिग्री यानी कि इस लाइन से जो 90 डिग्री पे ऊपर से जो एंगल बन रहा है वो थीटा 1 है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखना है कि जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये ऊपर से है, तो इस तरह से आपका डाइपोल है, तो नीचे वाला होगा थीटा 2, ऊपर होगा थीटा 1। तो ऐसे याद रखो 1 2, ठीक है, 1 2 बना के यहाँ पे हमने डाल देना है cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। 1 को पहले रखना है, 2 को सेकेंड नंबर पे। अब मान लो स्टार्टिंग में मैंने रख दिया डाइपोल को इस तरह से, जैसे कि देख रहे हैं आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल में है, बिल्कुल डाइपोल की डायरेक्शन बिल्कुल पैरेलल हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी थीटा 1 कितना हो गया आपका, पहले वाले के केस में ऊपर से देखा जाएगा तो 90 डिग्री और अगर नीचे से देखा जाएगा तो 0, तो पहला वाला 90 हो गया और थीटा 2 कितना हो गया 0, पहला केस। तो अब हम इसको फार्मूले में डालें तो हमारा फार्मूला क्या बन जाता है, तो पहला इस केस में कहना है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब आपने ये कंडीशन देखी जो मैंने अभी समझाया, इस केस में आपका क्या होगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, यानी 1, अगर आप 90 डिग्री डालोगे थीटा तो वो हो जाएगा 0। तो इस फॉर्मूले में अगर आप पुट करते हो दोनों की वैल्यू तो आपका आंसर आता है U = -PE। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस वाली चीज़ में, तो आपको मैं सही बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से सिंपल तरीके से एक लाइन समझ लो यार कि ऊपर से जो है थीटा 1 है, नीचे से थीटा 2 होता है। 1 2 हम जैसे पढ़ते हैं ना उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे। अगला, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब हो सकती है, जब वो हो जाए PE। PE भाई कब हो सकता है, तो जब 180 डिग्री हो जाए एंगल थीटा नंबर 2, यानी थीटा 2 की वैल्यू 180, तो cos 180 डिग्री जो होता है ना भाई वो 180 डिग्री होता है -1, और यहाँ साइन में पहले से माइनस था, यहाँ पे U = मैं लिख देता हूँ यहाँ पे U = PE और साइन माइनस में पहले है cos 180 डिग्री डालूंगा, तो 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो उस केस में मैक्सिमम आता है U max इज पोटेंशियल एनर्जी PE के बराबर होता है। तो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर बहुत सिंपल सा है, तो कैपेसिटर में क्या लिखना है पहले तो याद रखना Q = CV। C यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर है, V क्या है, पोटेंशियल है, Q क्या है, चार्ज है। C जो कैपेसिटर है उसकी यूनिट क्या होती है, फैरेड होती है। कन्वर्जन हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। 1 मिली फैरेड = 10⁻³ फैरेड के बराबर। 1 माइक्रो फैरेड 10⁻⁶ फैरेड। 1 पिको फैरेड = 10⁻⁻12 फैरेड। सफेरिकल कैपेसिटर का हम फार्मूला याद रखेंगे। 2 तरह के कैपेसिटर्स हम यूज़ करते हैं, एक आइसोलेटेड का मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास एक ही सेल होगा, दूसरा सेल नहीं होगा, यहाँ पे ये कोई सेल नहीं होगा, तो उस केस का फार्मूला आता है 4πε0 × R। अब देखो इसको ट्रिक बताता हूँ याद करने का। 4πr का स्क्वायर आपने फार्मूला पढ़ा है, तो इसको आप तोड़ के लिखो ऐसे 4πr × R। तो एक R तो देखो ये 4πr तो है ही है इस फार्मूले में अपने 4πr। देखो ε0 को यहाँ इससे रिप्लेस कर दो, क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे अगर आई है तो यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ एक हटा दो, तो उससे क्या है आपको फार्मूला एक याद करने में बड़ा ज़्यादा हिंट मिल जाएगा। तो अगले में देखो, अगर इसको बोलते हैं 2 कंडक्टर आ गए, यानी कि 2 सफेरिकल सेल आ गए, 1 और 2, वो आइसोलेटेड था सिंगल वाला, इसमें 2 लेयर होंगी, तो इस केस में हमें फार्मूला सेम टू सेम 4πε0 × R1 × R2।
यहाँ पे भी फार्मूला वही लगाना है, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो देखो R1 R2 आ गया, आर के स्क्वायर की जगह हम तोड़ के लिख देंगे। नीचे हम क्या करेंगे, बड़े रेडियस से छोटे रेडियस को माइनस करेंगे। कभी उल्टा नहीं लिख देना, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती ना, इसी से आपको पता चल जाएगा ये फार्मूला। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, तो इसमें सिलेंड्रिकल में 2 सेल रखे जाएंगे, एक अंदर और एक उससे बाहर। दोनों सेल की वैल्यू मैंने अलग अलग रेडियस लिया है, एक R1 है और बाहर वाले की R2 है, बड़ी वाली। लेंथ इसका कैपेसिटर सिलेंडर का L है। तो इसका क्या लिखेंगे, देखो फार्मूला क्या होता है, 2 पाई RH होता है ना फार्मूला सिलेंडर का एरिया का, 2 पाई RH। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L, और नीचे एक फैक्टर आ जाता है लॉग का, यहाँ नेचुरल लॉग है ln R2 अपान R1, यानी बड़ा वाला रेडियस नीचे छोटा वाला रेडियस। ये फार्मूला बस ध्यान में रखना है, बहुत कम चांसेस है पूछने जाने के, बस MCQ में डाल दें तो आपको पहचानना आना चाहिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या याद रखना है, कैपेसिटेंस होता है QC इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये वाला याद रखना है। तो A क्या है यहाँ पे, एरिया है, D क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस इन दोनों प्लेट के बीच का, और C क्या है कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कैसा है, इसका मीडियम कैसा है आसपास का। तो अगर ऐसे कुछ नहीं दिया तो इसकी वैल्यू आप हम पहले कर चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8.8 इंटू 10⁻⁻12, ये वाला यूज़ कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अगर सीरीज़ में है तो भाई देखो क्या है, इस तरह से सीरीज़ में जोड़ दिया गया, एक बैटरी से नेट निकालना है, तो इसको हम बिल्कुल अपोजिट सॉल्व करते हैं रेजिस्टेंस के। तो इसको हम अपान में लिखेंगे 1/C1 1/C2, प्लस में ऐसे ऐड करेंगे। और अगर दोनों पैरेलल हैं तो डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। इसमें क्या चीज़ सेम रहती है भाई, जब सीरीज़ में है तो चार्ज सेम रहता है, और जब पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम रहता है। अब हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट समझते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, जैसे 5 का कॉम्बिनेशन कहीं दिख जाए, इसमें देखो 5 है, काउंट कर लेना पहले, 5 है, तो 5 का कॉम्बिनेशन दिख जाए तो आपने सिमेट्री ढूंढनी है भाई। इस तरह से काटोगे, अगर ऐसे काटा जाए तो ये बीच वाला कट गया और 2 बराबर बराबर सेगमेंट मिल जाते हैं। अगर ऐसी सिमेट्री बन रही है तो समझ जाओ बीच वाला हमारा बर्बाद है, और बाकियों को इस तरह से अरेंज कर देना। कैसे, तो यहाँ पर थोड़ा साफ कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा गंद मच गया है। तो ये देखो यहाँ पर इस तरफ से, हाँ यहाँ पे हम देख लेते हैं जल्दी से फटाफट क्या कह रहा था। देखो यहाँ पे, अब देखो ये C5 है और C1, तो इसको मतलब हमें एक साइड कॉम्बिनेशन में रखना है, C1 और C5 एक तरफ रखना है, फिर C3 और C2 दूसरी तरफ रखना है, और C4 जो है बीच में रखना है। ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं आने वाला, क्योंकि ये बैलेंस हो गया, पोटेंशियल क्या हो गया इसका, बैलेंस हो गया, इसीलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैसे, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट क्या कहता है कि सामने वाले का मल्टीप्लीकेशन कर लेना है क्रॉस में, तो यानी C1 इंटू C2, और अगर C5 इंटू C3 अगर ये बराबर आ रहे हैं तो 100% वो क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो आप C4 को यहाँ से नेगलेक्ट करके क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगला कंसेप्ट है भाई कि अगर कुछ ऐसा चीज़ बना देते हैं आपके सामने जो आप समझ ही नहीं आ रहा है भाई कैपेसिटर कैसा है, तो आपने देखा कि इस तरह से 2 तारे हैं, और फिर क्या अज्यूम कर लेना है, एक के ऊपर प्लस चार्ज मान लेना है और एक के ऊपर माइनस। प्लस चार्ज को मैंने जैसे इस तरह से लगा दिया है, ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा दिया। अब देखना है कि प्लस, अब कैपेसिटर क्या होता है, एक पे प्लस होनी चाहिए एक पे माइनस, तो ऐसे कॉम्बिनेशन ढूंढ लेने हैं 2 के प्लस माइनस का। तो ये एक आ गया प्लस माइनस, ये पहला, ये आ गया एक दूसरा, और ये तीसरा। अब देखना है कि पैरेलल में है या सीरीज में, कैसे नाम देंगे, ए और बी किनारे किनारे नाम रख दिया, जैसे यहाँ पे लिखा है ए और बी। तो देखना है कि भाई ए के साथ एक प्लेट, हाँ एक प्लेट, और बी वाले की एक प्लेट यूज की गई। देखो इधर से बी वाले की, तो बी वाले की एक प्लेट, तो इसका मतलब ये इस तरह जुड़ेगा। अगले वाले का फिर से देखा, ए वाले का एक, ए वाले का एक, और बी वाले का फिर से एक, यार फिर से, इसका मतलब पैरेलल चल रहे हैं। तो इस तरह से हमें पता चला ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम आगे बाकी सिंपल तरीका है जैसा ऊपर करते हो सॉल्व हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, और कितनी हीट जनरेट होती है कैपेसिटर से, ये बात कर रहे हैं। जैसे हम वी बैटरी से अगर लगा के कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो एनर्जी कितनी स्टोर होती है, ½ CV का स्क्वायर, और हीट भी एग्जैक्टली वही इतनी ही रिलीज होती है, ½ CV का स्क्वायर। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी थी इसके पास CV का स्क्वायर थी, आधी स्टोर हो गई और आधी रिलीज हो गई, ½ CV का स्क्वायर, ½ CV का स्क्वायर। अगला आता है जो चार्ज शेयरिंग है, यहाँ पे चार्ज आएगा, चार्ज शेयरिंग एंड हीट जनरेटेड, ये कितना कितना होगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। कैसे, मान लो एक चार्ज कैपेसिटर है कितने पोटेंशियल से, V1, और एक दूसरा कैपेसिटर है C2, इसको हमने चार्ज किया है V2 पोटेंशियल से। अब देखना ध्यान से, यहाँ से मैंने सेम पोलैरिटी को जोड़ दिया है, प्लस को प्लस से जोड़ रहा हूँ, तो इसका नेट कॉमन पोटेंशियल क्या होगा ये याद रखना है, C1 C2, C1 इंटू V1, C2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। क्या होता है जब आप दोनों डिफरेंट पोटेंशियल से कैपेसिटर को चार्ज करके एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो ना, तो ये एक दूसरे को तब तक सप्लाई करते हैं चार्ज जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो इसीलिए मैंने एक कॉमन पोटेंशियल निकाला, और ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है। तो जब ये ऐसा कर रहे थे तो कुछ ना कुछ हीट जनरेट होगी या एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो वो कितना आता है उसका फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखेंगे। तो नेट कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो ये दोनों किस में दिख रहे हैं, एक तरह से
सीरीज़ में है। अगर ऐसे थोड़ा सा जूम कर लो, यहाँ से तार काट दिया जाए तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से लगे थे दो, ठीक है ना, एक इधर मान लो पॉइंट, एक इधर ए और बी। तो सीरीज़ में तो हम कैसे ऐड करते हैं, 1/c नेट करके 1/c1 और 1/c2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर हम सी नेट लिख देंगे 1/2 c1 c2 डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2, और ब्रैकेट में लिखेंगे v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। कुछ लोग पहले कर देंगे स्क्वायर, वो की गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर है, ये बात अच्छे से फिट कर लेनी दिमाग में। अगर अपोजिट पोलैरिटी है भाई, इस बारी ये कैपेसिटर का प्लस था और इसको मैंने जोड़ दिया माइनस से। अब देखो ये एक सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ चार्ज को सपोर्ट होगा। तो यहाँ पे नेट कॉमन पोटेंशियल इस टाइम माइनस हो गया, पहले वाले में प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये एनर्जी स्टोर्ड वाले में है, सपोर्ट कर रहे हैं तो फायदा मिलेगा। तो सपोर्ट में देखो यहाँ फायदा मिला, v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर है। बाकी कहानी सेम है, बस यहाँ माइनस था, यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे ऊपर वाले कॉमन पोटेंशियल में प्लस था, यहाँ पे माइनस है। बस ये बात आपने ध्यान रखना है भाई। अगर पोलैरिटी नहीं देखोगे ना तो क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। यहाँ पे देख लेना है, कैपेसिटर के प्लस वाले को माइनस से जोड़ रहे हैं तो भाई अपोजिट पोलैरिटी है, सेम से जोड़ रहे हैं तो वो ऊपर वाला लगेगा। तो आपने ये कंसेप्ट को ध्यान रखना है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटर, अगर हम कोई मीडियम बीच में डाल देते हैं कैपेसिटर के तो उसका क्या असर पड़ता है आपके कैपेसिटर के ऊपर, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं फटाफट। तो जैसे एक हमने कैपेसिटर लिया और उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा जब आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालोगे। अब यहाँ पे एक बात लिखी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मेटल, यानी कोई भी मेटल होता है उसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना हो जाता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब है वो चार्ज इतना ज़्यादा स्टोर कर सकता है क्योंकि लोहे की पूरी तार बन गई है। और अगर एयर या वैक्यूम है तो उसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला आता है पहला कंसेप्ट इसका, व्हेन बैटरी कनेक्टेड, जब बैटरी जुड़ी हुई है तो क्या असर पड़ेगा इस डाइलेक्ट्रिक का, इस कैपेसिटेंस से और वोल्टेज से और चार्ज से। तो भाई हमें एक बात पता चल गई है, अब ये V अगर हटाया नहीं है, जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस तो हमें पता चल गया है, के टाइम्स इंक्रीज हुआ है। अब हमें एक बात और पता है कि Q इक्वल टू CV होता है। तो V तो फिक्स है भाई, V तो चेंज ही नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर कैपेसिटेंस बढ़ा है तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा। तो के टाइम्स क्या हो जाता है, चार्ज भी इंक्रीज हो जाता है। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V/d या dV/dx लिखते थे, अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो V तो भाई फिक्स है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स होगा, बिल्कुल सही। पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ CV का स्क्वायर। अगर कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हुई, V तो फिक्स है, कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी भी के टाइम्स ज़्यादा स्टोर हो जाएगी। बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, कंसेप्चुअल में ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस आ सकता है, ठीक है। अगला, जब बैटरी को रिमूव कर दिया जाए, अगर आपने बैटरी रिमूव कर दिया यार, अगर बैटरी रिमूव कर दिया तो इसका मतलब अब आपके पास कांस्टेंट वाली चीज़ जो है ना वो चार्ज है। चार्ज आपका फिक्स हो चुका है, चार्ज फिक्स हो गया है तो दो चीज़ वेरी करेंगे, एक C वेरी करेगा और एक V। अब देखो यार, कैपेसिटेंस अगर आपने बढ़ाया है तो वोल्टेज को घटाना पड़ेगा ना, तभी तो वो जाके सेम आंसर देगा, क्यों। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है, वोल्टेज इस केस में के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस केस में के टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि V/d होता है। यहाँ पे ये भी चीज़ डिक्रीज हो गई। तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ CV का स्क्वायर, हाफ CV का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे V की वैल्यू डालेंगे जो डिक्रीज या इंक्रीज हुआ है के टाइम्स, तो हमें पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी क्या हो जाएगा, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा इस वाले केस में। अगला आता है कैपेसिटर फॉर ए मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक कैपेसिटर के बीच में डाला जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, पहले हमें देखना है ध्यान से। एक कैपेसिटर दिया हुआ है, इसके बीच में एक K1 और एक K2 है, ये डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा है, यानी इस बीच प्लेट का जो गैप था ना उसको इसने डिवाइड किया है। अगर ऐसा केस हो रहा है जिसमें डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है तो हमेशा 100% समझ लेना कि वो सीरीज में कैपेसिटर बनेंगे, नए वाले कैपेसिटर सीरीज में बनेंगे। इसका हमने नाम दे दिया C1, इसका C2। तो इस तरह सीरीज में बनेगा और सॉल्व कर लेंगे हम। अगर एरिया डिवाइड कर रहा है, ये पूरा प्लेट का एरिया है, इसको हमने A1 और A2 में डिवाइड कर दिया, डिस्टेंस सेम है तो उसमें समझ जाना वो पैरेलल में कॉम्बिनेशन बनने वाला है कैपेसिटर का। तो हम उसको उस तरह से सॉल्व करके बना लेंगे, ठीक है। अब अगर आता है कि भाई डाइलेक्ट्रिक मीडियम का पूरा फुल नहीं भरा गया है कैपेसिटर के बीच में, थोड़ा सा साइज है, तो कितना साइज है, T साइज, तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगी और कितना बढ़ेगा, तो ε0A, कैपेसिटर के बीच का गैप था D और वो जो थिकनेस थी T माइनस कर दिया प्लस T/K, ये वाला टोटल जो है आपका कैपेसिटेंस न्यू वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू, यहाँ तक जो आपने देखा है तो इसको लाइक करो और कमेंट करो अगर आपको
समझ आ रहा है मेरा वीडियो और पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं और कौन सा आपको वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।